हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हिंदी ग्रामर पार्ट फर्स्ट हमने चर्चा की थी, अब उसका सेकंड पार्ट आ रहा है। उससे अगले वाले टॉपिक ये हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय ही है। उसकी अगली शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहलाता है। जैसे के कलम है, उसमें के और ले और मैं 3 शब्द हैं, वो ये वर्ण है और इनके सार्थक समूह जैसे पूरा समूह बनने से कलम बना है। इसी प्रकार कमल के वर्ण में वर्ण और ले वर्ण से कमल, ये सार्थक समूह होने से इसका शब्द का निर्माण हुआ है। विशेष ये नोट है, अपने अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। फिर आती है वर्णमाला। वर्णों को व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे ए आ ई। फिर आता है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वे वाक्य कहलाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा गाना गाती है। विशेष ये भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। भावार्थ के आधार पर अगर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ये आपका वाक्य होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपकी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आपको शब्द उत्तर देना है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। वाक्यांश वाक्य धन अंश, ये वाक्य धन अंश से वाक्यांश बना है आपका। इसकी परिभाषा जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वाक्यांश कहलाता है। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, फिर आपके आता है पद। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, या हम पेंसिल ले लेते हैं थोड़े। पद जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का अन्य अर्थों के साथ संबंध हो जाए तो उसे शब्द व्याधिकरण रूप मिल जाए तो वे पद कहलाता है। जैसे विजय अखबार पढ़ता है, इसमें कर्ता आपका विजय होगा और अखबार पद कर्म होगा और पढ़ता है क्रिया होगा। विशेष ये आपका नोट है, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाता है। मोहन शब्द है आपके और मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन ये कर्ता हो गया मोहन। हल या हलंत प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से ही बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर के अलग अलग दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। जैसे अधूरेपन को दर्शाने के लिए हम इसके नीचे तिरछी रेखा खींचती हैं, उसे ही हलंत हल या हलंत कहते हैं। जैसे के अंदर ये नीचे खींचा हुआ ना, के प्लस के धन है, ये के हलंत है और ए मिलने से के पूरा बना हुआ है। की जैसे की में के हलंत और ई मिलाने से की बन गया स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली वायु यंत्र को किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल दिए, वे स्वर कहलाती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। ए आ ई उ ई ए आई ओ औ। इसमें स्वरों में मात्रा की संख्या 10 होती है। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, यह विशेष ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। यह आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है
अथोट स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। के से मैं तक 25 ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी के अंदर आता है के वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। एक स्पर्श संघर्षी होता है, उसके अंदर आता है च, छ, ज। और नासिकी के अंदर वो के से मैं तक वो 5वां अक्षर आता है, उसके अड़े, य, अण, न, म। ये रे, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। स, ह ये उष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 और अयोग व 2 अंग व्यंजनों के 7 प्रयोग होते हैं। उत्क्षिप्त 2 होते हैं, ड और ड जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, स्र, त्र, गे और श अक्ष। स्र में से प्लस से धन रे मिला हुआ है, त्रे में ते धन रे मिला हुआ है, गे में जे धन ये मिला हुआ है, श में के धन से मिला हुआ है। टोटल आपके 52 हो गए। यदि संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होगी। ये एक प्रश्न है, इसके अंदर 44 आंसर होगा। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण अवधि के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर और जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। ये 4था नंबर है। मुखाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अथवा एक मात्रा का समय लगता है वह लघु स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आई, ओ, औ। आ, ई, उ ये सजातीय समान रूप से है और ए, आई, ओ, औ ये विजातीय है। जाती है विशेष। इन्हें संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ए, आ और ई मिलाने से ये बनता है ए, आ, ए, आई से आई बनता है, ए, आ, उ से ओ बनता है, आ, ओ से औ बनता है। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है वर्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ, आ, ओ, औ, आ। वृत्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं वर्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, री, ए, आई। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या आ होती है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या क, ख, ग, ज, फ। ये खे के नीचे नुक्ता, गे के नीचे नुक्ता, ज। हिंदी वर्णमाला में आगत वर्णों की संख्या 6 है, ओ, के, ख, ग, ज, फ। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में।